बाद जो दूसरा यूजर है हमारा, दूसरा यूजर है एडमिन का। एडमिन का यहाँ पे आप मैनेजर कह लें या एडमिन कह लें, एक ही बात है, पर सर ने जो मेंशन किया है वो है मैनेजर। मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैनेजर भी अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर रहे हैं। मैनेजर के अंदर मैनेजर की जो ऑप्शंस है वो ये है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सकता है ऐप के अंदर, कि जो भी एम्प्लॉयज हो वो उनको क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। उनके साथ साथ वो उनके अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। एक दफा रजिस्टर कर दिया, उसके बाद अगर उसने अपडेट करना है तो उनके अकाउंट की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास यूजर है वो है एम्प्लॉय स्टाफ का यूजर। ये क्या कर रहा है कि ये भी अपने अकाउंट पे लॉगिन करेगा। कौन से अकाउंट पे लॉगिन करेगा? जो मैनेजर ने बनाया होगा उस पे लॉगिन कर रहा है। लॉगिन करने के बाद इसके पास फैसिलिटी है कि ये भी अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता है, सारी डिटेल नहीं चेंज कर सकता। सिंपल इसको अलो है कि वो सिंपल क्या कर सकता है कि अपने अकाउंट की पासवर्ड चेंज कर सकता है। इसके साथ साथ वो कार को रजिस्टर कर सकता है, जितनी भी कार उसने अपने सिस्टम के अंदर ऐड करी। क्योंकि कभी हमने देखा कि यूजर ने क्या करना है, ऐप पे आके कार्स की इंफॉर्मेशन देखनी है और फिर उन्हें बुक करना है। तो इसने क्या करना है, उन कार्स को अपलोड कर सकता है सिस्टम के अंदर और उनको अपडेट कर सकता है। इसके साथ साथ वो सारी कार्ड्स देख सकता है जो उसने यहाँ पे अपलोड की, उसकी डिटेल्स देख सकता है, उनको अपडेट कर सकते हैं। ये काम है। अब मुझे यहाँ तक बताया कि आपको आपका टेस्ट फेज समझ आ गया कि क्या चीजें हैं और कौन सा यूजर क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे अगर चैट में बताना चाहती हैं तो यहाँ पे बता दीजिए, नहीं तो आप मोबाइल व्हाट्सएप पे भी बता सकती है, जैसे आपको इजी लगे। अगर ऑडियो में बताना चाहे तो उस पर बता दीजिए कि मुझे आपको आवाज कंफर्मेशन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं फिर आगे एक्सप्लेन कर दूँ। आपको आवाज नहीं आ रही? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, एक दफा प्लीज रिवाइज कर देंगे? ओके, मैं रिवाइज कर दूँ जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि अगर आपने अपना लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी लॉग इन है, अगर आपने अपना माइक यहाँ पे ये जो माइक वाला ऑप्शन है अगर इसको ऑफ किया होगा तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, और अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। दूसरी चीज, टेस्ट फेज में क्या था? टेस्ट फेज में हमारे पास 3 यूजर है। यहाँ पे रेंट अ कार ऐप है। अब हम जनरली देखें, हम कोई भी ऐप यूज करते हैं, जैसे क्रीम ऐप हो गई, जहाँ पे हम कार्ड्स को बुक करते हैं, कहीं पे भी हमें जाना हो तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यूजर है वो आके रजिस्टर कर रहा है, हम जैसे यूजर कस्टमर रजिस्टर कर रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अपनी कार की ऑप्शंस देखते हैं कि हमें किस कार पे जाना है, कौन सी कार हमें ठीक लग रही है, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम बुकिंग कर देते हैं। ठीक है, वो कार फिर हमारे पास आ जाती है और हम ट्रैवल करें। इसी तरह ही कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। रजिस्टर करने के बाद वो क्या कर रहा है, लॉग इन कर रहा है अपने अकाउंट पे। लॉग इन करने के बाद वो जहाँ सिस्टम के अंदर जितनी भी कार जो है जो रजिस्टर्स हुई है वो उनको देख सकता है। इतना काम ये कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एडमिन है। एडमिन एडमिन मतलब मैनेजर है। मैनेजर क्या कंट्रोल कर रहा है कि वो मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा है। मेंबर्स मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज है उसके सिस्टम के अंदर, उस ऐप के अंदर, वो उनको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की एक्टिविटी क्या है? एम्प्लॉय मैनेजर की एक ये भी एक्टिविटी है कि वो स्टाफ को, मेंबर को ऐड भी कर सकता है, स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है। उसके साथ साथ उनकी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है, उनके अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। फिर हमारे पास आता है स्टाफ। स्टाफ एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि इसने भी अपने अकाउंट पे लॉग इन करना है। किस अकाउंट पे लॉग इन करना है? जो एडमिन ने बनाया, मैनेजर ने। लॉग इन करने के बाद ये किसी भी कार को रजिस्टर कर सकता है अपने सिस्टम के अंदर, उनकी पिक्चर और उनकी डिटेल्स वगैरह डाल सकता है।
डिटेल डालने के बाद वो डिटेल एक बार डाल दी, फिर उसके बाद अगर उसको अपडेट करना चाहे उनकी डिटेल्स को, कार की डिटेल्स को, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका लॉग आउट है, और इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अब क्लियर होगा कि ये 3 यूजर किस तरह काम कर रहे हैं। 3 यूजर है, कस्टमर, एम्प्लॉय, स्टाफ कह लीजिए, और मैनेजर, जिसको हम एडमिन बोलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। आपकी आवाज कट रही है। तो आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने क्या बताया? कि यूजर, मैनेजर और स्टाफ का तो क्लियर हो गया है। चलिए, सबसे पहले मेन एक्टिविटी पे आते हैं। मेन एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर ओपन होती है, उसको हम मेन एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो यूजर है वो यहाँ पे लॉग इन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। अब यहाँ पे जब यूजर आएगा उसने यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब यूजर रजिस्टर करे तो हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस वाली वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स हमने सेव करनी हो डेटाबेस के अंदर, उसके लिए हमें डेटाबेस बनानी पड़ेगी। तो हम यूजर से क्या क्या डिटेल्स ले रहे हैं उसके लिए हमें डेटाबेस क्लास बनानी पड़ेगी, और चीजें क्या करनी है, टेबल के अंदर कॉलम्स बना के वो डाटा स्टोर करवाना पड़ेगा। हमने पहले क्या किया कि हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया, इसको फॉर्म ही कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यूजर इसके अंदर टाइप करके अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर सके। तो हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि यूजर आपकी इंफॉर्मेशन डाले, और उसके बाद एक बटन लगाया है कि जब बटन सिलेक्ट हो तो यूजर की जितनी भी डिटेल है वो हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, डेटाबेस की क्लास बनाई है डीबी हेल्पर। डीबी हेल्पर हमें पता है कि डेटाबेस के लिए यूज होती है, वो हमने क्लास बनाई। एक क्लास बनाने के बाद उसको हमने एक्सटेंड कर लिया था एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के लिए। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के लिए क्यों इसको एक्सटेंड किया? क्योंकि हमें पता है कि एंड्रॉइड के अंदर एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर डेटाबेस क्लास है, जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए कि चीज क्यों लिखी है, इसका क्या मतलब है, तो आप इस पे थोड़ा सा कर्सर भी लेके जाएंगे तो आपकी पूरी डिटेल दिखाते हैं। पर हमने ये पहले क्लियर किया था तो मैं इस पे ज्यादा इतना नहीं कर रही। यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वीडियो पे भी डिफाइन किया था कि यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम लिखते हैं, यहाँ पे हम नल प्रॉपर्टी है इसकी फैक्ट्री और उसका वर्जन लिखते हैं। वर्जन हम हमेशा तब चेंज कर देते हैं जब हमने कोई नया टेबल ऐड किया, तो बाय डिफॉल्ट 1 रखते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने कोई नया टेबल ऐड किया तब इसका 2 हो जाएगा, कोई कॉलम ऐड कर लिया नया तो 3, तो इसका वर्जन चेंज होता रहता है आपकी जरूरत के मुताबिक। सबसे पहले हमने क्या किया है, यूजर का टेबल बनाया। ऑन क्रिएट के अंदर हमने देखा था कि हम टेबल्स बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने यूजर का टेबल बनाया। यूजर के टेबल बनाने के लिए हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी, आईडी रखा जो ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर की जो डिटेल ले रहे हैं उनके कॉलम्स बनाने। नीचे वाले अभी इग्नोर कीजिए क्योंकि सारे टेबल्स बनने हैं, बस एक एक करके। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉप टेबल करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि जब कोई रजिस्टर के बटन को सिलेक्ट करे, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी की रजिस्टर का बटन था, तो यूजर का अकाउंट, यूजर के अकाउंट की डिटेल हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। हमने ये चीज देखी थी कि डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। और ये जो जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट और लूप कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर करने को, इसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमने एक मॉडल क्लास बनाई है यूजर्स की, डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करने के लिए, फिर वहां से डाटा को लेके आने के लिए, उसकी वैल्यूज को रीड करने के लिए हमें मॉडल क्लास की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे मॉडल क्लास बनाई। जो भी डाटा हम यूजर से ले रहे हैं वो वेरिएबल्स डिफाइन किए, उसके अंदर
हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया क्लास का, उसके बाद एट द एंड हमने गेटर और सेटर किए जैसे हमने किए थे उस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको भेजी थी। यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। इसके बाद हमने देखा कि जब हमें डाटा सेव करना होता है तो हमें एक डीबी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को सेव करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हम यूजर को ऐड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बना दिया है ऐड यूजर का, जो कि यूजर ने जो भी वैल्यू लिखी है उनको ऐड करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने SQL लाइट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें राइटेबल डेटाबेस यूज किया। अब एक चीज याद रखिए, जब हम डाटा डिलीट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो तब हम हमेशा राइटेबल डेटाबेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जब हम वैल्यूज को रीड कर रहे होते हैं, उसमें से डाटा लेके आ रहे होते हैं, तब हम रीडेबल डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं कर्सर के थ्रू। उसके बाद हमने कंटेंट वैल्यूज की क्लास यूज की। इसने क्या करना है कि जो वैल्यू वहां पे डाली गई वहां से वो लाए और यूजर का रिकॉर्ड हमारी वैल्यू के अंदर पुट करता जाए। मतलब किसने डिफाइन करना है कि किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कंटेंट वैल्यूज पे। तो कंटेंट वैल्यू पहले हमने कॉलम का नाम लिखा, पुट फंक्शन से हमने कॉलम का नाम लिखा कि इस कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यू डाल। तो कौन सी वैल्यू, ये जो हमारे मॉडल क्लास से आएगी और किस फंक्शन से आएगी, गेट नेम से। गेट नेम मतलब कि हम यहाँ से यूजर के नेम को गेट करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह ही हमने बाकी किया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, हर चीज। इसके बाद हमें रिटर्न करना। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, क्यूरी सर आपसे पूछ सकते हैं, इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट की फंक्शन है SQL लाइट ओपन हेल्पर का, उसको कॉल किया। इसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं कि किस टेबल के अंदर डाटा को डालो। उसके बाद हम कॉलम स्टैक बताते हैं कि अगर कोई कॉलम की वैल्यू एम्प्टी हो तो फिर भी डाल दे डाटा। हम कहते हैं नहीं कि हमें कोई एम्प्टी रो नहीं चाहिए, कोई कॉलम एम्प्टी नहीं चाहिए, तो इसके लिए नल हमने किया कि कोई भी कॉलम कोई भी रो एम्प्टी नहीं। उसके बाद जो वैल्यूज हमें डालनी है वो डाल देते। अब सर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इंसर्ट आपने किस तरह किया, तो सिंपल बता सकते हैं कि SQL लाइट डेटाबेस की फंक्शन है इंसर्ट, उसके थ्रू हमने यहाँ पे डाटा को स्टोर किया। ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब कि ये फंक्शन हमें एक बूलियन वैल्यू देगा। अगर तो हमारे रिटर्न ये वैल्यू देता है 0 से ऊपर, 0 से अगर ऊपर देगा तो इसका मतलब कि डाटा हमारा स्टोर हो रहा है। अगर 0 से कम देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब कि हमारा डाटा जो है स्टोर नहीं हुआ। अब डाटा हमने स्टोर किस तरह करवाया, मेन एक्टिविटी के अंदर हम आए। हमने क्या किया, हमने जितने भी एडिट टेक्स्ट बनाए थे जिसमें से हम यूजर का डाटा ले रहे हैं, हमने वो सारे एडिट टेक्स्ट बनाए, उनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। और जब ये बटन रजिस्टर वाली बात हुई तो हमने इसको जब यूजर सेलेक्ट करे तो हमें डाटा को क्या करना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, गेट वैल्यूज कर ली। वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ये भी वीडियो में एक्सप्लेन था तो इसलिए ज्यादा नहीं बता रही। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर कोई भी, यहाँ पे लिखा है लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0। लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि इसके यूजर ने कुछ ना कुछ टाइप किया है, इसका मतलब कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0। कि अगर ये यूजर ने यहाँ पे लिखा है कुछ और जो हमारी लेंथ है एडिट टेक्स्ट की वो 0 नहीं है, अगर नहीं लिखेगा तो 0 है, अगर कुछ लिखा है तो इसका मतलब वो 0 नहीं है, इसलिए हमने लिखा है नॉट इक्वल टू 0। अगर नहीं 0 मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या करो, डीबी हेल्पर की क्लास की डीबी क्लास हेल्पर है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। किस मॉडल क्लास के थ्रू हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस मॉडल क्लास का हमने नेम लिख के ऑब्जेक्ट बना के उसके कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दे। जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स बनाए थे उनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने बता दी। उसके बाद हमने डीबी हेल्पर का फंक्शन जो ऐड यूजर था उसको कॉल किया और इस मॉडल क्लास की वैल्यूज को हमने डिफाइन कर दिया कि इस मॉडल क्लास के थ्रू जाए। फिर इससे हमें क्या करना था, इस फंक्शन ने हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी थी जो कि नेगेटिव, जो कि 0 से ऊपर होनी थी या कम होनी थी। तो हमने उसको क्या किया कि रिजल्ट जो करो उसको हमने लॉन्ग वाले वेरिएबल टाइप के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तो रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो सेव हो गया है।
इसका मतलब कि रजिस्टर हो गया। अगर कम होती है वैल्यू तो इसका मतलब कि हमारा जो रिकॉर्ड है, ये यूजर है, उसका अकाउंट नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टॉस मैसेज दिखा दिया है कि सक्सेसफुली, और अगर नहीं होता क्योंकि एल्स भी होगा तो इसका मतलब कि वो 0 से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब कि नॉट रजिस्टर्ड। अगर यूजर ने कोई भी चीज एम्प्टी छोड़ी है, कोई भी फील्ड का डाटा नहीं लिखा, तो उसके लिए भी हमने एल्स पार्ट लिखा हुआ है, तो उसको बताया जाए कि सारे रिकॉर्ड्स का डाटा फिल करो और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अब मुझे ये बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये वही चीजें जो मैंने वीडियोस में बताई थी। जी यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, सेम यही कंसेप्ट याद रखें, क्योंकि यही हर जगह यूज हो रहा है। अब ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? एक जब एडमिन स्टाफ को ऐड कर रहा है, जब स्टाफ कार को ऐड कर रही है, तो ये ही तरीका फिर यूज हो रहा है। मैं पहले वो रिपीट करती हूँ कि कहाँ कहाँ ये चीज यूज हो रही है। अब हम आते हैं एडमिन के डैशबोर्ड या मैनेजर के डैशबोर्ड। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एडमिन ने क्या करना है? ऐड स्टाफ का यहाँ पे बटन लिखा है। अब ऐड स्टाफ का भी कंसेप्ट यही है कि इसने क्या करना है कि स्टाफ को ऐड करना और उसका डाटा टेबल के अंदर स्टोर करना है, डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो सेम कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्म बना लिया। यहाँ पे देखिए स्टाफ का हमने फॉर्म बना लिया, जिसके अंदर वो यूजर उसकी सारी डिटेल लेगा, कौन सी यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी डिटेल वो ऐड करना चाह रहा है। नीचे हमने एक बटन लगा दिया, क्रिएट स्टाफ अकाउंट, कि वो यहाँ से स्टाफ का अकाउंट बना सकते हैं। ये इसकी एक्सएमएल फाइल होगी और ये इसकी जावा फाइल। अब यहाँ पे भी जब हम ऐड करने लगे हैं डाटा, तो डेफिनेटली हमें एक मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडल क्लास हमने यहाँ पे स्टाफ की भी बनाई है, जिस तरह हमने यूजर की बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह ही जिस तरह यूजर की थी, यहाँ पे भी इसी तरह ही है, पर इस तरह स्टाफ की है। इसी तरह ही वो वेरिएबल्स है, उसी तरह ही कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, उसी तरह ही कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स है, और इसी तरह ही गेटर और सेटर। कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह यूजर की मॉडल क्लास, आप कोई भी मॉडल क्लास देख लें, उसका एक ही पैटर्न होगा, वो ये है। बस ये याद रखिएगा कि फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, फंक्शन किस तरह बनाते हैं, स्पेसिफायर क्या होता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट, ये चीजें क्या करता है। जो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी उसमें की सारी चीजें कवर थी, तो ये आपने रिवाइज करनी है अपने लूप के कंसेप्ट और बेसिक जावा के कंसेप्ट। उसके बाद हमने कहा था कि हमें ऐड करने के लिए मॉडल क्लास भी होगी। दूसरा स्टेप क्या होता था हमें डेटाबेस हेल्पर के अंदर क्या बनाना पड़ता है, हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू हम डाटा को ऐड कर सके। तो जैसे हमने ऐड यूजर का बनाया हुआ था, इसी तरह ही हमने ऐड स्टाफ का भी बनाया हुआ है। तो ऐड स्टाफ के अंदर हमने क्या किया, उसी तरह ही राइटेबल डेटाबेस किया, कंटेंट वैल्यूज की, फिर उसका फंक्शन पुट यूज किया कि किस कॉलम के अंदर किस मॉडल क्लास के फंक्शन के थ्रू डाटा ऐड करें, वो हमने डिफाइन किया। और उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, किस टेबल के अंदर डाटा डाले वो भी किया। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे स्टाफ का टेबल भी बना हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टाफ का टेबल, और यहाँ पे देखिए स्टाफ की भी जो जो डिटेल लेनी है वो, क्योंकि जो टेबल हमें चाहिए वो वाले हमने बनाए। तो टेबल हमने बना लिया, टेबल का नाम भी फाइंड कर दिया, उसके बाद हमने वैल्यूज बता दी और नल शो कर दिया, और इस तरह रिटर्न कर दिया। अब यही सेम चीज यहाँ पे हुई है कि इसको हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाए थे उनका ऑब्जेक्ट बना के फाइंड व्यू बाय आईडीज कर लिया। एक ही चीज एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। इसी तरह ही इफ लगा दिया कि अगर कोई भी चीज एम्प्टी होती है तो उसको बता दे, और फिर हमने डेटाबेस हेल्पर के अंदर क्लास हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किया मॉडल क्लास। उसका मॉडल क्लास का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर आया उसकी वैल्यूज डिफाइन की, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल कर लिया जिसके थ्रू हम ऐड करवा रहे हैं स्टाफ को। उसके बाद हमने लॉन्ग रिजल्ट शो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इफ और एल्स लगा दिया कि अगर तो ऐड हो गया तो दिखा दो, नहीं होता फिर भी अगर कोई भी चीज एम्प्टी है तो फिर भी दिखा। इसी तरह ही जब हम आते हैं स्टाफ के डैशबोर्ड में, स्टाफ के डैशबोर्ड में हमने देखा कि स्टाफ क्या कर सकता है कि कार को ऐड कर सकता है। ये देखिए
रजिस्टर अ कार, रजिस्टर अ कार का मतलब किसी जिस कार को रजिस्टर करना है तो डेफिनेटली वो डाटा को इंसर्ट करे। पर कार और रजिस्टर के अंदर फर्क क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कार वाली फाइल, रजिस्टर अ कार। यहाँ पे एक चीज आपके पास नहीं आएगी, यहाँ पे एक चीज अभी आपने ये नहीं है कि यहाँ पे देखिए आपने अभी तक एडिट टेक्स्ट ही यूज किए थे। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हम यूज कर रहे थे, ये चीज, और एक बटन था, पिक्चर नहीं अभी आपने लगाई थी। यहाँ पे हमने पिक्चर भी लगानी है उस कार की जो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, ये चीज आपके लिए अब नहीं है। अब यहाँ पे हम इसकी पहले कोडिंग देखें कि किस तरह हमने इसको किया। हमने क्या किया, सबसे पहले तो जितने भी हमने व्यूज बनाए, व्यू बनाए, उनको सबको यहाँ पे हमने कॉल करवा ली, उनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर। अब जब हम पिक्चर लेना चाहते हैं यूजर से, जब यूजर सिलेक्ट करे तो उसके गैलरी में से वो पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, अपने कैमरे से पिक्चर ऐड कर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें यूजर से परमिशन लेनी पड़ती है। किस चीज की परमिशन, क्या आपने मोस्टली कोई ऐप नहीं इंस्टॉल की हो और वो आपके अगर गैलरी की, जैसे कि कोई भी इस तरह की ऐप हो जो आपकी पिक्चर्स को एडिटिंग करती हो, तो आपने मोस्टली देखा कि जब आप पिक्चर उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपसे हमेशा पूछता है कि क्या इस ऐप को आप अलो कर रहे हैं कि ये आपकी गैलरी या मोबाइल की पिक्चर्स को एक्सेस कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यूजर से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर तो वो परमिशन देता है तो उसके बाद आप ऐप के अंदर पिक्चर्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है कि हमने पहले यूजर से परमिशन लेनी है कि वो हमें अलो कर रहा है कि हम पिक्चर ऐड उसकी गैलरी में से पिक्चर्स ले सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मैनिफेस्ट पे आते हैं। मैनिफेस्ट में हम किस लिए आते हैं कि जब हमें यूजर से परमिशंस लेनी हो, उस चीज को यूज करने के लिए हम यहाँ पे परमिशंस लेते हैं, जैसे कैमरा यूज करना हो या ऑडियो यूज करनी हो, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे भी हम परमिशंस लेना चाह रहे हैं। एक तो राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, क्योंकि हो सकता है फाइल पड़ी हो सकता है उसके कार्ड के अंदर क्लास चल रही है, चाहे वो कर सकते हैं, बेशक कैमरे से कर ले, बेशक वो अपने SD कार्ड से कर ले या इंटरनल स्टोरेज से कर ले जो मोबाइल की होती है। तो यहाँ पे हमने वो परमिशंस लेनी। अब इस परमिशंस को लेने के बाद हमने यूजर को एक डायलॉग बॉक्स दिखाना होता है जो कि ये परमिशन जनरेट करती है कि उसने इसको अलो किया कि डिनाई किया। ये आपने मोस्टली ऐप पे देखा होगा, एक बॉक्स ओपन होता है जिसको आप अलो करते हो या डिनाई करते हो। अलो का मतलब कि आप इसको परमिशन दे दो, डिनाई का मतलब कि आपने इसको परमिशन नहीं दी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब कोई भी इस आइकन को क्लिक करे, कौन सा आइकन को, पिक्चर वाले, जहां पे हमें लिखा कि यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लिया, अगर कोई भी इस पिक्चर वाले आइकन को सिलेक्ट करे तो क्या हो, सबसे पहले तो चेक एंड रिक्वेस्ट फॉर परमिशन की पहले तो वो परमिशन वाला बॉक्स ओपन करके दिखाए। अब ये चेक एंड रिक्वेस्ट फॉर परमिशन क्या है, हमारे पास फंक्शन है, कहाँ पे है, इसके नीचे हमने बनाया हुआ, नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लिखी है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट। अच्छा ये क्या है, हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन पैकेज है जहां पे हम क्या करते हैं, यूजर से किसी चीज की इंफॉर्मेशन और परमिशंस ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे बिल्ट इन पैकेज है, हम सिंपल इसके नाम से कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर इसका फंक्शन है चेक सेल्फ परमिशंस की, यहाँ पे क्या करेगा, वो परमिशंस को चेक करेगा कि यूजर ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर तुम ग्रांटेड कर देता है इसका मतलब कि परमिशन दे दी, अगर डिनाई कर देता है इसका मतलब कि परमिशन नहीं दी। तो ये टेक्स्ट कॉम्पैक्ट क्या है कि इस परमिशन को जनरेट करेगा, इसकी परमिशन के रिस्पॉन्स को देखेगा और चेक सेल्फ परमिशन को अलो करेगा कि चेक करो कि यूजर ने क्या किया। अब किस एक्टिविटी के अंदर हमें ये परमिशन लेनी है, जहाँ पे हम कार को रजिस्टर कर रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इस एक्टिविटी के अंदर परमिशन लो जब यूजर इसकी पिक्चर को सिलेक्ट करो। फिर हमने कहा कि जब इस आए तो हम किस परमिशन को ग्रांट करना चाह रहे हो, तो हमने यही कहा कि वो अपने रीड एक्सटर्नल स्टोरेज अपने SD के कार्ड में से रीड कर सके, इसलिए हमने कहा कि इसको चेक करो। फिर हमने कहा इज नॉट इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर,
इज नॉट इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर, ये क्या करता है, परमिशंस को हैंडल करता है इस पैकेज के थ्रू कि यूजर ने इस परमिशन का क्या रिस्पॉन्स दिया हमने। तो हमने कहा इज नॉट इज इक्वल टू परमिशन ग्रांटेड, बल्कि उसने परमिशन को ग्रांट नहीं किया। इज नॉट, अगर हम कर देते इक्वल टू इक्वल, इसका मतलब उसने परमिशन को ग्रांट कर दी, इसलिए हमने कहा नॉट इक्वल टू। अगर उसने नहीं परमिशन को ग्रांट किया तो फिर क्या करो कि इसी रिस्पॉन्स के थ्रू उसको शो रिक्वेस्ट परमिशन दिखा दो, क्योंकि एक और उसको वहां पे एक बॉक्स सा दिखा दो, डायलॉग बॉक्स सा, कि ये क्या करे, उसके अंदर इसी एक्टिविटी के अंदर उसको शो करवा दे कि अगर उसने यहाँ पे अलो नहीं की परमिशन, कौन सी, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन नहीं ग्रांट की, तो क्या होगा, उसको वहां पे टोस्ट दिखाया जाए, प्लीज एक्सेप्ट फॉर रिक्वायर्ड परमिशन, के परमिशन के लिए इसको एक्सेप्ट करे अगर वो पिक्चर ऐड करना चाहता है। अगर वो पिक्चर ऐड करना चाहता है तो उसको यहाँ पे परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी अगर वो डिनाई करता है। अगर डिनाइड करेगा तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा एक बॉक्स ओपन करके दिखाएगा और उसके अंदर पोस्ट दिखाएगा कि आपको परमिशन लेनी पड़ेंगी अगर आप पिक्चर को ऐड करना चाह रहे। एल्स में हमने क्या किया कि अगर तो इसका मतलब उसने डिनाई नहीं किया तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए सिंपली हमने क्या किया कि एक्टिविटी कॉम्पैक्ट। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट का मतलब कि अगर उसने अलो कर दिया तो फिर क्या करो, गैलरी वाली विंडो ओपन कर दो। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट है वो वाली गैलरी वाली उसकी जो एक्टिविटी है उसको ओपन कर दो। रिक्वेस्ट परमिशन, परमिशन को भी अलो किया है उसने, तो मैनिफेस्ट की परमिशन को उसने क्या कर दिया, ओके कर दिया। इसके बाद हमने इसके साथ एक कोड रिक्वेस्ट किया था। कोड हमने कहाँ पे किया, एक वेरिएबल बनाया था कोड का। एक कोड से हमें पता चल जाता है कि यूजर ने परमिशन को ओके कर दिया है, तो इसलिए इस वेरिएबल आप बनाते हो इसका आप कोई कोड नंबर कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि यूजर ने इसको अलो कर दिया। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर तो उसने अलो किया और हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया उसने, उसका मतलब कि अलो है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर तो उसने ये नहीं किया कि एसडी के कार्ड ओपन हो, इसका मतलब वो गैलरी से भी पिक्चर लेना चाह रहा है, तो अगर वो गैलरी से भी पिक्चर लेना चाह रहा है तो फिर गैलरी वाली जो एक्टिविटी है उसको ओपन कर दो, क्योंकि हमने देखा कि दो चीजें होती है, या तो इंटरनल स्टोरेज होती है या तो एसडी कार्ड होता है। तो इस चीज के लिए हमने दोनों चीजें यहाँ पे की है कि अगर ये नहीं आ रहा तो फिर ओपन गैलरी कर दो। गैलरी की पिक्चर मोस्टली एसडी के कार्ड में भी होती है। तो हमने एक और स्टोरेज के अंदर से वो पिक्चर नहीं ले रहा, अगर वो गैलरी के अंदर से पिक्चर ले रहा है तो फिर क्या करो, गैलरी वाले इंटेंट को ओपन करवाने के लिए हमने क्या, गैलरी वाली इंटेंट का मतलब कि गैलरी वाली एक्टिविटी को ओपन कर दो, स्क्रीन को ओपन कर दो। तो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया ओपन गैलरी वाला, उसके अंदर हमने इंटेंट लगाया। अब जहाँ पे हम इस एंड्रॉइड स्टूडियो में ये फैसिलिटी है कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी बिल्ट इन एप्स हो वो आप एंड्रॉइड से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया कि गैलरी इंटेंट लगाया, और इंटेंट लगाने के बाद हमने इसको कहा कि एक्शन गेट कॉन्टेक्ट की गैलरी वाली एक्टिविटी को ओपन करो और उसके अंदर जो भी डाटा है यूजर का उसको उसी तरह ही दिखा दो। उसके बाद हमने कहा कि किस टाइप की वो गैलरी में से पिक्चर्स दिखाए, तो हमने कहा हर टाइप की वो पिक्चर्स दिखाई, ये नहीं कि सिलेक्टिव पिक्चर्स दिखाए जैसे जेपीजी होगी, पीएनजी हो जाए बस ये दिखाए, नहीं, हमने कहा कि हर टाइप की पिक्चर को वो दिखाए। तो उसके लिए हमने इमेज स्लैश ऑल टाइप बता दी, स्टार का मतलब कि हर टाइप की पिक्चर को वो वहां पे ऐड कर सकते। फिर हमने किया एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मतलब कि सब कुछ हो गया, उसकी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया और पिक्चर का जो कोड था वो भी हमारे कोड के साथ मैच हो गया। अब क्या उसने काम करना है कि जब उसने पिक्चर को परमिशंस दे दी, पिक्चर को सिलेक्ट भी कर ली, तो अब जो उसने पिक्चर सिलेक्ट की वो हमने कहाँ पे शो करवानी है, जो हमारे रजिस्टर वाले कार्ड पे इमेज व्यू लगा था उस पे सेट कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट पे क्या होगा, जहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, जब मैंने पिक्चर के आइकॉन्स को सिलेक्ट किया उसमें क्या करना है, पहले मुझे डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि आप परमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दे रही तो मुझे दिखाएगा कि एक्सेप्ट करें, और अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली तो गैलरी ओपन करेगा, गैलरी से मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया। थर्ड स्टेप क्या है कि उस पिक्चर को लेके वो इस इमेज व्यू के अंदर जो हमने यहाँ पे सेट किया इधर लगाए। तो वो किस तरह लगाएगा, जब वो एक्टिविटी रिजल्ट पे आएगा, एक्टिविटी रिजल्ट पे आएगा तो फिर वो उस पिक्चर को वहां पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बिल्ट इन होता है रिजल्ट कोड, यहाँ पे इसका बना बनाया ये फंक्शन होता है रिजल्ट कोड। हम कहते हैं कि सब कुछ सेट हो गया, रिजल्ट कोड भी हमारा ओपन है, डाटा भी उसने नल नहीं छोड़ा है, हमारे रिक्वेस्ट कोड से मैच भी होगा। तो फिर क्या करो, जो पिक्चर का डाटा जो उसने क्लिक किया उसको लो और हमारे इमेज व्यू के अंदर सेट मिट मैप कर दो, कि हमारे इमेज के अंदर उसको सेट कर दो।
अब हमने क्या करना है कि डाटा हमने स्टोर करवाना है, तो हम इसको डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड हमें अलो नहीं करता, ये एसक्यूएल डाटाबेस है, ये हमें अलो नहीं करता कि हम डायरेक्टली इस इमेज को ऐड कर सकते। तो वो हमें क्या कहता है कि आप इस पिक्चर को एक लिंक में चेंज करो और फिर उस लिंक को क्या करो, आप अपने डाटाबेस के अंदर सेव करो। उसको हम कहते हैं मिटमैप। ठीक है, तो इस मिटमैप का हमने क्या करना होता है कि जो भी हमें पिक्चर सिलेक्ट की उसका क्या करेगा, लिंक जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ऊपर हम गए, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए। एक तो हमने यूआरएल का बनाया, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, पिक्चर जो भी उसने क्लिक की इसको यूज करके हमने अपनी इमेज के ऊपर सेट करवाना है। दूसरा हमने मिटमैप बनाया है। मिटमैप मतलब कि इमेज जो हमें स्टोर करनी है ये हमारे मिटमैप में जाएगी, उसका वो लिंक रख लेगा, और लिंक रखने के बाद जब हम उसे चाहिए होगी उसको लिंक से ही यूज करके हम अपनी इमेज के ऊपर डिस्प्ले करवा दें। तो इसलिए हमने मिटमैप किया। इसके बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहो तो आप खुद भी गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो, पर मैंने आपको मेन चीज बता दी कि ये करता क्या है। उसके बाद जो इमेज स्टोर हमने बताया कि मीडिया स्टोरेज, यूजर ने जो भी मीडिया स्टोर में से पिक्चर ली मीडिया में, उसका मिटमैप लो, गेट कंटेंट रिजॉल्वर लो, बल्कि उसका लिंक जनरेट करो और पिक इमेज के ऊपर हमने उसको सेट कर दो। तो यहाँ पे हमने उस कार का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ऊपर हमने मिटमैप को सेट कर दिया जो यूजर ने पिक्चर सिलेक्ट की। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई चीज रिपीट करनी हो या कुछ पूछना हो? जी हो गया। चित्तन किनको स्टाफ चाहिए? मोटर ओवरफ्लो, मोटर ओवरफ्लो। ये किसने बना के दिया ऐसे? वो सिखाने को नहीं आता। इसके बाद अभी क्या किया है, अभी हमने इसका डाटा सेव नहीं किया, अभी हमने क्या किया, सिर्फ पिक्चर वाला काम किया। अब हम आते हैं सेव वाली चीज पे। तो यहाँ पे देखें, सेव वाली चीज पे वही चीज है जो हमने पहले किया। सबसे पहले हमने जितने भी उसके व्यूज बनाए थे वो हमने ले लिए, उनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। अब डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास भी हमारे पास यहाँ पे आ गई कार्स के लिए। पर यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज है, शेफ चाहिए, और वो नई चीज ये है कि यहाँ पे अभी तक आपने पिक्चर नहीं सेव की, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पिक्चर सेव करवा रहे हैं, उसको मिटमैप के थ्रू करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इसकी टाइप होगी ये भी मिटमैप होगी। ये एक अरे की फॉर्म में होता है, और ये क्या करता है कि आप ये देखिए अरे है, इसके अंदर वो पूरी आपके पिक्चर का लिंक सेव कर देते हैं। ठीक है, वो मिटमैप हमने रखा, बाकी सारी चीजें वही है। इसी तरह ही हमने उसके वेरिएबल्स बनाए, उसके कंस्ट्रक्टर्स बनाए, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, और गेटर और सेटर बनाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने डीबी हेल्पर के अंदर अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन सा बनाना है, ऐड कार वाला, कि कार को हम ऐड करें। तो डेफिनेटली मिटमैप के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मिटमैप का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने मिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये मिटमैप काम कैसे करती है, कि इस तरह काम करती है कि इसमें अरे के अंदर डाटा को स्टोर करना होता है। तो हमने क्या किया, अरे के अंदर जब उसने स्टोर करना है तो उसको उसने क्या करना है, अरे के अंदर स्टोर किया, तो उस अरे को भी हमें बाद में डीकोड भी करना है। डीकोड इसलिए करना है कि हम बाद में उसकी इमेज के अंदर सेट भी कर सके। तो उसके लिए हमने बाइट किया। डीकोड वो किस तरह करता है, बाइट में कन्वर्ट करता है उस अरे को। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मिटमैप के अंदर बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम जो भी उसने यहाँ पे लिंक सेव किया है उसके अंदर
अरे के अंदर उसको क्या करो, उसको आउटपुट, जब उसका आउटपुट लेना हो तो उसको क्या करो, उसको एक बिट मैप के अंदर कन्वर्ट कर दो, ये काम करेगा ये। और उस बाइट का हमने क्या नाम लिया, इमेज इन बाइट, के इमेज को क्या कर दो, बाइट में कर दो, क्योंकि जब तक इमेज बाइट में नहीं होगी तो आप उस इमेज को यूज नहीं कर सकते, आप उसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते, उसको सेव भी नहीं करवा सकते, इसलिए हमने इस तरह किया। उसके बाद जो बिटमैप का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मॉडल क्लास के थ्रू हमने उसको गेट कर लिया। उसके बाद जो बाइट आउटपुट स्ट्रीम आया, इसने क्या किया, हमारे इमेज वाले लिंक को बाइट में कन्वर्ट किया, उसका हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया, ये भी क्लास है। और उसके बाद हमने इसका फंक्शन कॉल किया है बाइट का, जो ऊपर हम बना के कि उस इमेज को कंप्रेस कर दो, फॉर्मेट कौन सा रख दो, जेपीजी, क्वालिटी ये कर दो, जब हमें पिक्चर चाहिए हो तो ये आउटपुट स्ट्रीम से हमें मिल जाए। इसी लिंक के थ्रू, जो लिंक जनरेट हुआ बाइट के थ्रू, वही डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, तो वो हमने कर लिया। और वो लिंक हमने कहाँ पे सेट कर दिया, बाइट अरे में, जो बिटमैप के अंदर जनरेट हुआ था। बाकी वैल्यूज हमें किस तरह करवाई, कंटेंट वैल्यूज के थ्रू, जो भी वैल्यूज देनी थी वो, और मॉडल क्लास के फंक्शंस के थ्रू। और यहाँ पे हमने वही इंसर्ट किया और वही चीज की। यहाँ पे जब हम वापस आए तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हुई, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज ले ली, यहाँ पे हमने सेट कर लिया, यहाँ पे डीबी हेल्पर बना लिया, यहाँ पे उसकी मॉडल क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज दे दी। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे रिजल्ट सेट कर लिया, अगर रजिस्टर हो गया तो बता दो, नहीं हुआ तो फिर भी बता दो। यहाँ तक चीजें क्लियर, क्योंकि वही चीज सेम रिपीट हुई है। जी यहाँ तक क्लियर हो गया, बस ये बिट मैप का थोड़ा सा है। हाल तो पूछे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती। बिटमैप का मसला नहीं है, आप गूगल से थोड़ी सी सर्च कर लीजिएगा, मैंने आपको मेन कंसेप्ट उसका बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है कि डाटा को रीड करके लाना, जो डाटा हमने सेव कर लिया उसकी वैल्यूज को रीड करके लाना और अपने ऐप के अंदर शो करवाना। सबसे पहले तो हम आते हैं यूजर के लॉगिन, क्योंकि यूजर ने रजिस्टर किया है, स्टाफ का अकाउंट भी बनाया, तो उसने भी लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन किस तरह हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पहले वो बताती हूँ। यूजर लॉगिन में मैं आती हूँ, वही सेम कंसेप्ट स्टाफ लॉगिन पे भी होगा, मैनेजर लॉगिन पे भी होगा। यूजर लॉगिन, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, उसने अपने नेम से और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी हमने व्यूज बनाए उनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया और सारा कुछ कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चीज करनी है कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि यूजर का अकाउंट हमारे डेटाबेस के अंदर भरा भी हुआ है कि नहीं भरा हुआ। अगर नहीं भरा हुआ तो उसको बताए कि आपका अकाउंट नहीं है या इनवैलिड अकाउंट है कुछ भी, और अगर भरा हुआ है तो उसको लॉग इन कर दे। इसी तरह की होता है ना, किसी भी ऐप के अंदर हम जाए, अगर तो हमारा अकाउंट बना होगा तो फिर वो हमें लॉग इन करने देता है, अदरवाइज नहीं करने देता। तो अब यहाँ पे जो चेक करने वाली चीज है कि अकाउंट बना है कि नहीं, अब मैं इसको डीबी हेल्पर के अंदर फंक्शन नहीं मैं बना रही कि अकाउंट है कि नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, जिस एक्टिविटी के अंदर मैं लॉग इन करवा रही हूँ मैं इसके अंदर ही फंक्शन बना रही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डीबी हेल्पर की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि डीबी हेल्पर का फंक्शन हम यूज करने वाले हैं और एसक्यूएललाइट की डेटाबेस की क्लास यूज करनी। तो मैंने इन दोनों का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने डीबी हेल्पर का फंक्शन इसी क्लास के अंदर यूज करना है, तो वो भी हमने डिफाइन कर दिया, जो हमने लास्ट में भी देखा था कि जहां पे हमें डीबी हेल्पर के फंक्शंस यूज करने होते हैं इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट उस क्लास में बनाना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने रिपीट की। उसके बाद हमने क्या किया कि जब वो लॉगिन बटन को सिलेक्ट कर रहा है तो उसकी जितनी भी वैल्यू उसने ऐड की अपने नेम से और पासवर्ड की, वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। अब हमने एक फंक्शन बनाया है चेक अकाउंट। चेक अकाउंट क्यों बनाया कि हमें चेक करना है अकाउंट, तो पहले इस फंक्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे प्राइवेट टाइप का बूलियन है फंक्शन चेक अकाउंट। चेक अकाउंट के अंदर हमने क्या किया है, पैरामीटर्स डिफाइन किए। पैरामीटर मतलब कि किसकी बेस पे हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं डेटा। अब हम सिलेक्ट इस तरह करना चाह रहे हैं कि यूजर ने जो अपना यूजर नेम एंटर किया, जो यूजर ने अपना पासवर्ड एंटर किया, क्या वो
हमारे डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, जब यहाँ पे फंक्शन किया है तो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए कि किसकी बेस पे हम सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि जब डेटाबेस में से अंदर वैल्यूज को हमें लेके आना होता है, डाटा रीड करके होना, तो तब हम रीडेबल डेटाबेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह किया कि एसक्यूएल लाइट डेटाबेस की क्लास यूज की, डीबी हेल्पर जो डेटाबेस हमारी क्लास थी उसको यूज किया, डॉट लगा के हमने उसको कहा कि अब रीडेबल डेटाबेस हमने इस फंक्शन पे यूज करें। जब आप किसी भी डाटा को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि रीड करके ला रहे हो, उसके लिए हम सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं। और जब भी आप कहीं भी सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हो तो डेफिनेटली आप रीडेबल डेटाबेस यूज करते हो। उसके बाद हमने कर्सर किया। कर्सर मतलब कि जब भी आप डाटा स्टोर करते हो, जैसे हम लिखा कि टेबल हम बनाते हैं, टेबल बना लिया, टेबल के अंदर किस तरह डाटा स्टोर होता है, रोज के अंदर। पहला डाटा जब आपने ऐड किया वो पहली वाली रो में होगा, दूसरा वाला किया वो दूसरी रो में होगा, इसी तरह ही सोन होता है। तो ये कर्सर क्या होता है, जिस चीज के डाटा आप रीड कर रहे होते हो उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और सारा डाटा रीड करना शुरू करता है। फिर जिस रिकॉर्ड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे कर्सर यूज किया कि कर्सर का काम है कि सारा डाटा हमारे टेबल में से रीड करता है, फिर जो डाटा हम रीड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उसका रिजल्ट हमें देता है, इसलिए हमने यहाँ पे कर्सर यूज किया। फिर हमने एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज किया, लॉ क्यूरी। लॉ क्यूरी का मतलब क्या मतलब है कि अगर आप अपनी कोई क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, अगर डेटाबेस के अंदर से आप इंसर्ट डिलीट अपडेट फंक्शन जो उसके बने हुए हैं उसको नहीं करना चाह रहे, उसके अलावा कोई क्यूरी लिख के डाटा को सर्च करना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लॉ क्यूरी यूज करते हैं, जहाँ पे ये भी फंक्शन है एसक्यूएल डेटाबेस का, हमने वो यूज किया। यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी जरा समझे। सिलेक्ट की क्यूरी क्या होती है, डाटा को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर कि सारा डाटा सिलेक्ट करो यूजर के टेबल से। अगर आप चाहते हैं कि सारा डाटा सिलेक्ट करना है तो फिर आप सिंपल इतनी चीज लिखते हैं, और ये आपने पैटर्न याद रखना है, ये पूछा जाता है मोस्टली। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, अगर आप किसी भी कंडीशन की बेस पे डाटा सर्च नहीं कर रहे या सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप करते क्या हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, उस टेबल का सारा डाटा रीड करते। पर अगर आप किसी कंडीशन की बेस पे डाटा को सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर क्या करते हो, फिर हम वेयर के साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, अगर इस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड हमारे अकाउंट में हुआ तो फिर इसको लॉग इन करवाए, अदरवाइज नहीं करवाए। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, अगर कहीं भी हमारे पास कंडीशन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल के अंदर से हमने डाटा को रीड करके लाना होता है उसके साथ हम लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। जो भी डाटा है सारा कुछ टेबल के अंदर से सिलेक्ट कर लो। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बेस के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर से हम डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं कि यूजर नेम किसके इक्वल हो, जो यूजर ने टाइप किया वो, और पासवर्ड किसके इक्वल हो, जो उसने टाइप किया उसके इक्वल। तो यहाँ पे इसलिए हमने वेयर क्लोज लगा दी। फिर कॉलम का नेम जिसकी बेस पे हम टेस्ट करें, डाटाबेस के अंदर हम आए डीबी हेल्पर के अंदर, तो हम किस कॉलम के बेस पे सर्च कर रहे हैं, हम यूजर को कब लॉगिन करवा रहे हैं, जब उसका यूजर नेम और पासवर्ड सेम हो। तो फिर हमने क्या किया, कॉलम का नेम लिखा और उसके साथ हमने इक्वल टू साइन लगा दिया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, तो कभी हमें पता नहीं कि वो यहाँ पे क्या डालेगा, कब हमें पता चलेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे ऊपर। इसी तरह एंड इसके साथ साथ क्या यूज करें, पासवर्ड भी यूज करें। पासवर्ड की कॉलम की वैल्यू भी देखिए किसकी इक्वल हो, जो ऊपर टाइप करेगा वो, अभी हमें नहीं पता वो क्या टाइप करेगा, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो करवाया। और फिर यहाँ पे इन फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इन पैरामीटर की वैल्यूज के थ्रू, इन पैरामीटर की वैल्यू डिफाइन करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तो फिर वो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी क्वेश्चन मार्क इक्वल। फिर क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल जाएगा कि किस यूजर को यूज करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग अरे में हम बताते हैं कि किसकी बेस पे हम टेस्टिंग करें, किसकी बेस की वैल्यू पे हम यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करें। तो हम किस तरह कर रहे थे, यहाँ पे जो हमने पैरामीटर किया नेम और पास इसकी इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यूज हम वहां से भेजेंगे अपने फंक्शन में से। तो क्या किया हमने यहाँ पे बता दिया कि इनकी बेस पे हम टेस्ट करें। फिर हमने क्या किया, हमने कर्सर को कहा कि अब तुम चल जाओ और फिर एक काउंट करके लाओ। काउंट मतलब कि गिनो कि हमारे
टेबल के अंदर इसका रिकॉर्ड है भी कि नहीं। कर्सर क्या करेगा, पहले फर्स्ट पे जाएगा, फिर दूसरे अकाउंट डिटेल पे जाएगा, फिर थर्ड वाली रो पे, फोर्थ, तो वो काउंट करना शुरू करेगा कि किस रो के अंदर इस यूजर का अकाउंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें बताए कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, काउंट करना शुरू करेगा ग्रेटर देन 0। अगर उसने काउंट की रो, अगर उसकी टेबल के अंदर उसको रो कोई ऐसी मिल गई जो कि है ग्रेटर देन 0, मतलब कि 1 2 3 अगर नंबर कोई है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि अकाउंट हमारे डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर है, तो वो हमें शो कर दे रिटर्न। अगर नहीं है तो वो हमें शो कर दे फॉल्स। ये फंक्शन की समझ आई कि हमने किस तरह सिलेक्ट किया है और किस बेस पे सिलेक्ट किया है। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये सिलेक्ट वाले समझ आ गई कि हमने किस तरह डाटा को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट कब यूज करते हैं। बता दीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। वो ये कच्ची पकी होगी इसलिए खाला खाला करती भी से मोटी ना हो इसलिए सीधी भी होता है। देखो वही हाल है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ तक समझ आ गई।